एक बार की बात है, उदयपुर जिले के अमरावती नामक गांव में एक व्यापारी का परिवार रहता था। परिवार में कुल 5 सदस्य थे, जिसमें पिता मूलचंद अनाज के व्यापारी थे। उनकी 2 पत्नियां थीं। पहली वाली का नाम देवकी था, जो 23 साल पहले ही बच्चे को जन्म देकर इस दुनिया से चल बसी। बच्चे की देखभाल के लिए मूलचंद ने ललिता से दूसरी शादी की। शादी के कुछ वर्ष बाद विक्रम का जन्म हुआ, जिसे घर में विकी बुलाते हैं। पहली पत्नी का बेटा जगत 24 वर्ष का था तब पिता ने शादी करवा दी थी। बड़े बेटे की पत्नी का नाम लक्ष्मी था। इस तरह परिवार के कुल 5 सदस्य हो चुके थे। जगत पढ़ा लिखा नहीं था। बचपन से ही जगत की पढ़ाई में रुचि कम थी। वो अपने पिता की तरह बड़ा व्यापारी बनना चाहता था और अपने पिता के साथ काम करना चाहता था, पर पिता की इच्छा थी कि वो बड़ा अफसर बने, इसलिए दोनों की आपस में कम बनती थी। बेटा जगत। जी पिताजी। अगर तुमने बचपन में ही मेरी बात मान ली होती तो अब तक तो तुम बड़े अफसर बन गए होते। पिताजी, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि मेरी पढ़ाई में रुचि कम है, क्योंकि मेरी इच्छा बड़ा व्यापारी बनने में है। पिताजी गुस्से में बोलकर चले जाते हैं। जैसी तुम्हारी मर्जी। पढ़ाई में रुचि कम होने के कारण पिता ने जगत को खेत संभालने का काम दिया था। जगत ने पिता की बात का मान रखते हुए खेती पर ध्यान देना शुरू कर दिया। अब जगत दिन रात खेत पर मेहनत करता, ताकि वो एक दिन अपने पिता के साथ अनाज का व्यापार करने जा सके। सुबह के 8 बजे हम विकी से मिलते हैं। विकी 21 वर्ष का था और उसकी कॉलेज की पढ़ाई चल रही थी। विकी अपनी माँ से बोलता है, चलो माँ, मैं निकलता हूँ, वरना मुझे देर हो जाएगी। बेटा, खूब मन लगाकर पढ़ाई करना, वरना अपने सौतेले भाई की तरह निठल्ला ही रह जाएगा। विकी की माँ ललिता जगत के सौतेला बेटा होने से उसके साथ अनुचित व्यवहार करती थी। कभी कभी तो जगत को भोजन की जगह गालियां खाकर दिन निकालना पड़ता था। अरे लक्ष्मी, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना ला दो, फिर खेत पर भी तो जाना है। आपने आज इतनी देर कैसे लगा दी आने में? सुबह से भूखे काम कर रहे हो। अगर बीमार हो गए तो फिर कभी मेरे बारे में भी सोच लिया करो कि क्या बीतेगी मेरी पत्नी पर। अरे मुझ पर थोड़ी दया दिखाओ मालिक, और मुझे माफ कर दो। मैं आगे से ध्यान रखूंगा। आप भी ना। क्या मुझे अब खाना मिलेगा? जगत आराम से खाना खा रहा था, पर विकी की माँ दोनों को खुश देखकर जल उठती हैं और अपने नौकर से बोलती हैं, लो आ गया गंवार, यहां से वहां घूमता रहता है। बस खेत के सारे काम मजदूर ही करते हैं, ये तो बस पड़ा रहता है, और भूख लगती है तो बस खाने आ जाता है। इससे अच्छा तो मेरा बेटा है, जो दिन रात पढ़ाई करता है ताकि अपने बाप का नाम रोशन कर सके। खैर रामू, जाने दो, क्यों फालतू में अपना मुंह गंदा करना। लक्ष्मी और जगत को साफ साफ समझ में आ गया था कि ललिता उन दोनों को सुनाकर ही बात कर रही है। उस वक्त लक्ष्मी का गुस्सा चौथे आसमान पर था। लक्ष्मी कुछ बोलती उससे पहले जगत ने लक्ष्मी को रोक लिया। बड़ी मुश्किल से जगत ने लक्ष्मी को शांत किया। फिर जगत चुपचाप काम करने चला गया। एकमात्र लक्ष्मी ही थी जो जगत का ख्याल रखती थी। लक्ष्मी बहुत ही सुशील, सुंदर और अच्छे आचरण वाली थी, पर लक्ष्मी के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। लक्ष्मी जगत के हर सुख दुख में साथ खड़ी रहती थी। लक्ष्मी ही घर का सारा काम करती थी। सुबह के 8 बजे थे। पिता सुबह जल्दी व्यापार करने चले गए थे। जगत और लक्ष्मी खाना खा रहे थे और विकी की माँ कमरे में आराम कर रही थी। तभी विक्रम आ जाता है। माँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए। बेटा, किस चीज में चाहिए पैसे? माँ, वो कॉलेज में एक फंक्शन है, उसके लिए चाहिए थे। मेरे सब मित्र पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, तो मुझे भी देने पड़ेंगे, करीब 25 या 30 हजार। बस बेटा, इतनी सी बात। यही रुक, मैं तिजोरी से पैसे निकाल कर आती हूँ।
माँ तिजोरी से पैसे निकालकर विकी को देती है और विकी पैसे लेकर कॉलेज चला जाता है। विकी पैसे लेकर कॉलेज तो आता है, पर वो पैसे फंक्शन के लिए नहीं बल्कि जुआ खेलने के लिए लेकर जाता है। विकी जितना सीधा दिखता था उतना वो था नहीं। विकी के दोस्त ने विकी को जुआ खेलने की गंदी आदत लगा दी थी। विकी को मौज मस्ती में पता ही नहीं चला कि वो कब नशे और जुए की आदत में पड़ गया। विकी ने कुछ हफ्ते पहले कॉलेज के मित्र राघव से पैसे उधार लिए थे। उसी के लिए विकी पैसे लेकर आया था। अरे भाई बहुत देर लगा दी आने में, चलो ये सब छोड़ो, पैसे तो लाए हो ना? हाँ हाँ, लाया हूं पैसे, तुम्हारे भी और जुए के भी। दोनों हंसने लगते हैं और कॉलेज छोड़कर दोनों जुआ खेलने चले जाते हैं। जुए में लगभग विकी 20,000 लगाता है और 20,000 लगाकर केवल 2,000 ही जीतता है। कोई बात नहीं यार, अगली बार फिर जीत लेंगे, क्या पता कल को हमारा टाइम हो जीतने का। अच्छा चल ये सब छोड़ भाई, एक सिगरेट तो पिला दे। हाँ यार, मुझे भी बहुत दिन हो गए सिगरेट पिए हुए, आज तो मेरी भी इच्छा हो रही है। ये एक अच्छा उदाहरण है। अगर संगत गलत हो तो अच्छे से अच्छे आदमी को भी बुरा बना सकती है। यही हालत विकी की भी थी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें नशा करने से ज्यादा नशा करवाने में मजा आता है। दोनों सिगरेट के नशे में चूर थे और समय का पता ही नहीं चला कि कब शाम 6 बज गए। विकी बोलता है, अरे यार, घर जाने का समय भी हो चुका है और मैं जल्दी से घर नहीं पहुंचा तो मेरे लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। मैं अब निकलता हूं। चल ठीक है, फिर कल वापस पैसे लेकर आना। विकी तुरंत घर के लिए निकल गया। घर के बाहर पहुंचा ही था कि उसे घर के बाहर जगत मिल जाता है। जगत कुछ मजदूरों के साथ बात कर रहा था। तभी जगत की नजर विकी पर पड़ी। जगत ने विकी से पूछा, तुम कहाँ थे अब तक? माँ और पिताजी चिंता कर रहे थे। भैया, वो मैं अपने दोस्त राघव के यहाँ रोका था, उससे बातें करते वक्त टाइम का पता ही नहीं चला। अच्छा चलो अंदर जाओ, पिताजी अंदर इंतजार कर रहे हैं। जी भैया। विकी जगत से बचकर घर के भीतर चला जाता है। घर के भीतर माँ और पिताजी बैठे थे। पिता ने विकी को देखा और बोले, कहाँ थे बेटा अब तक, और इतनी देर क्यों लगा दी आज आने में? विकी कुछ बोलता, उससे पहले माँ ने जवाब दे दिया, क्या जी आप भी? बेटा पढ़ाई करके घर आया है, आपको खाने के लिए पूछना चाहिए, और आप तो अपने ही सवाल लिए बैठ गए हैं। पर ललिता, मैं तो सही बोल रहा हूं, क्योंकि आजकल के नौजवानों का कुछ पता नहीं चलता कि कब क्या कदम उठा ले। मेरे मित्र घनश्याम के बेटे को शराब की लत लग गई थी। उसने एक दिन अपने बेटे को रंगे हाथ पकड़ लिया उसके दोस्तों के साथ, और उसे अब नशे की लत छुड़वाने के लिए जगह जगह इलाज के लिए भटकना पड़ता है। तो क्या आप अपने बेटे को भी ऐसा ही समझते हैं? मैं तो बस उसकी भलाई के लिए ही पूछ रहा था, क्योंकि कल को ऐसी नौबत ना आ जाए। चल बेटा चल, तू खाना खा ले। ये तेरे बापूजी को तो बस तेरी खींचाई करने में ही मजा आता है। कभी उससे क्यों नहीं किया आपने सवाल जवाब? तुम उस बेचारे को क्यों कोस रही हो, जिसका कोई दोष ही नहीं है? तुम उससे इतनी क्यों जलती हो? ललिता कुछ नहीं बोलती है और चुपचाप विकी को अंदर लेकर चली जाती है। सुबह के 7 बजे थे। पिताजी आज भी जल्दी अनाज का व्यापार करने जा चुके थे और लक्ष्मी अपनी कमरे में काम कर रही थी और ललिता अपने कमरे में आराम। तभी विकी आ जाता है और बोलता है, माँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। क्यों बेटा, कल ही तो तू लेकर गया था, अब क्यों चाहिए? माँ, मेरे कॉलेज में गरीब छात्रों के लिए डोनेशन जमा कर रहे हैं, तो मुझे भी देने होंगे। जो सबसे ज्यादा डोनेशन देगा उसे कॉलेज में सम्मानित किया जाएगा। वाह बेटा वाह, तू कितनी चिंता करता है गरीबों की। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरे ही बेटे हो। माँ ने विकी को खुश होकर डोनेशन के लिए 30,000 रुपए दिए और विकी फटाफट पैसे लेकर कॉलेज के लिए निकल पड़ा। पर विकी को पैसे ले जाते हुए लक्ष्मी ने देख लिया था और फिर लक्ष्मी ने पूछा, आपने विकी को इतने पैसे क्यों दिए?
अरे मेरा बेटा गरीब बच्चों के लिए पैसे लेकर गया है। भगवान ऐसी ही कृपा बनाए रखना मेरे बेटे पर। माँ वहां से चली जाती हैं, पर लक्ष्मी को ये बात कुछ हजम नहीं हुई और उसने ये बात जाकर जगत को बताई। लक्ष्मी ने कहा, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि पहली बार देवर जी डोनेशन देने जा रहे हैं और वो भी 30,000 रुपए। अरे तुम भी फालतू की चिंता करती हो, ऐसा कुछ नहीं है। विकी ऐसा लड़का नहीं है। फिर भी मैं पता करूंगा। जगत टिफिन लेकर घर से निकल गया, पर वो आज खेत पर नहीं बल्कि विकी के कॉलेज गया। कॉलेज पहुंचकर जगत ने कॉलेज के बाहर एक लड़के से पूछा, अरे भाई, कॉलेज में कोई डोनेशन चल रहा है क्या? भैया मैं 2 साल से इस कॉलेज में हूँ, पर अभी तक डोनेशन का नाम केवल आप ही के मुंह से सुन रहा हूँ। जगत बिना कुछ बोले वहां से चला गया। अरे लगता है भैया बुरा मान गए। जगत कॉलेज से थोड़ी दूर एक चाय की टपरी पर गया। वहां उसे विकी दिखाई दिया। विकी ने भी जगत को देख लिया था। अब जगत विकी के नजदीक जाता है और उसके साथ उसका मित्र राघव भी था। विकी बोला, भैया आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम कॉलेज छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो? विकी कुछ बहाना बनाकर बोलने ही वाला था, तभी राघव ने जवाब दे दिया, अरे भैया, आज विकी की अचानक तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं उसे अपने घर लेकर जा रहा था, पर हमें कुछ दोस्त मिल गए और यहाँ बात करने लगे। अच्छा, तो एक बात बताओ मुझे कि सुबह जो तुमने पैसे लिए थे वो पैसे कहाँ हैं? क्योंकि पैसे तो तुम डोनेशन के लिए ले गए थे, पर कॉलेज में तो कोई डोनेशन इकट्ठा नहीं कर रहा था, तो फिर तुम पैसे क्यों ले गए थे? जगत की बात सुनकर विकी के पसीने छूट गए, क्योंकि वो सारे पैसे सट्टे में हार गया था और जगत को डोनेशन के बारे में भी पता चल गया था। तो विकी हड़बड़ा जाता है और विकी बोला, अरे भैया, डोनेशन के नाम से कुछ लोग फ्रॉड कर रहे थे और हमें ये पता नहीं था कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं। हमें पता चला जब तक तो वो जा चुके थे। अरे हाँ भैया, हमने बहुत पता लगाया, पर उन लोगों का कुछ पता नहीं चल पाया। जगत को शक तो हो रहा था, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसने कहा, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। लोग आजकल कॉलेज में भी लूटने आने लगे हैं। विकी, मेरी बात को ध्यान से सुनना। पिताजी ने पाई जोड़कर ये पैसे इकट्ठे किए हैं, इनका सही इस्तेमाल करना। भविष्य में इससे भी बड़े धोखेबाज लोग मिलेंगे, तो ध्यान रखना। अरे तुम तो छा गए गुरु, क्या बात बोली है। ठीक है भैया, मैं आगे से ध्यान रखूंगा, पर यह बात आप पिताजी को मत बताना। जगत विकी को समझाकर तुरंत गांव के लिए निकल गया। जगत सारा दिन खेत में काम करता और शाम को घर आ जाता और कुछ दिनों से विकी ने माँ से पैसे भी मांगने बंद कर दिए थे, पर विकी को जुए और नशे की ऐसी गंदी आदत लग चुकी थी कि उसका दिमाग चकरा जाता था। विकी मन में सोचता है, यार, मुझे एक सिगरेट मिल जाती तो मजा ही आ जाता। और मैंने तो बहुत दिनों से जुआ भी नहीं खेला है। कल तो मैं माँ से पैसे मांगूंगा। विकी ने सोच लिया था कि कल वो जुए के लिए कुछ बहाना बनाकर पैसे मांगेगा। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जगत काम से घर आ चुका था। लक्ष्मी और दोनों खाना खा रहे थे। तभी लक्ष्मी बोली, आपको याद है उस दिन जब मैंने आपको देवर जी के बारे में बताया था और पैसों के बारे में, तो फिर क्या हुआ उसका आपने पता किया? जगत को सब याद था, पर वो झूठ बोल जाता है। अरे हाँ लक्ष्मी, मैं तो बताना ही भूल गया था कि कॉलेज में कोई डोनेशन तो चल रहा था। मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा है। जगत लक्ष्मी को झूठ बोलकर अपनी बात मनवा लेता है और दोनों खाना खाकर सोने को जाते हैं। सुबह होती है। जगत खाना लेकर काम पर निकल पड़ा। विकी अपनी माँ के कमरे में जाता है और बोलता है, माँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। अरे बेटा, कुछ महीने पहले ही तो 30,000 रुपए ले गया था, अब तुझे और चाहिए? हाँ माँ, इस बार इतने नहीं चाहिए, बस 10,000 ही चाहिए। बेटा, आज घर में एक पैसा भी नहीं है, नौकरों को भी तनख्वाह देनी है और कुछ दिनों से व्यापार में घाटा चल रहा है, तो कुछ दिन रुक जा, फिर बाद में अपने पिता से मांग लेना। ठीक है माँ, मैं अब कॉलेज के लिए निकलता हूँ, मुझे देर हो रही है। विकी ने बात को समझा और कॉलेज के लिए निकल पड़ा। कॉलेज में अपने दोस्तों से मिला और वो विकी से बोलते हैं, अरे भाई विकी, तबीयत पानी ठीक है ना? हमारे साथ कम रहने लगा है।
क्या करूं यार, घर में आजकल घर के लोग आसपास ही होते हैं, तो जुआ खेलने नहीं आ सकता हूं। आज मैंने पैसे भी मांगे थे, पिताजी के धंधे में घाटा चल रहा है, तो अभी घर पर भी पैसे नहीं हैं। तो ये बात है। विकी का मित्र राघव, जो एक चालाक और शातिर खोपड़ी का था, उसने विकी से कहा, अरे यार, मेरे पास एक प्लान है, अगर तू माने तो ही बताऊं। हाँ तो बताना भाई। राघव ने विकी को ऐसे बहला फुसला लिया कि अब वो उसकी बात नहीं टाल सकता। देख भाई, मेरी बात को ध्यान से सुनना। तुमने मुझे पहले भी बताया था कि तुम 2 भाई हो, पर दोनों की माँ अलग है। जो बड़ा भाई है उसकी माँ मर चुकी है ना? हाँ हाँ, पर ये सब तू मुझे क्यों बता रहा है? अरे पहले सुन तो ले, फिर अपने गटर का शटर खोलना। हाँ, तो वो अलग माँ का बेटा है, तो उसकी माँ की रकम भी अलग होगी। अरे हाँ, पर तुमको क्या लेना देना है जगत की माँ से? क्या हो, अगर तुम वो रकम चुरा लो और बेच दो, फिर तुम्हारे पास तो पैसे ही पैसे होंगे। नहीं भाई नहीं, तुम तो मेरे ही घर में मुझे ही चोरी करने को कह रहे हो। ये क्या बात हुई भला? अरे पर उसकी रकम में से तुम्हें क्या मिलेगा? और उसकी और तुम्हारी माँ की अलग रकम है। अगर तुम उसकी चोरी कर लोगे तो इसमें तुम्हारा क्या नुकसान होगा? नहीं यार, ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि जहां रकम रखी होती है वहीं मेरे पिताजी सोते हैं। अगर उन्होंने पकड़ लिया तो धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। अरे भाई, तू परेशान क्यों होता है? मैं भी तेरे साथ रहूंगा। और रही बात तेरे पिताजी की, तो उन्हें हम बेहोश की दवाई से बेहोश कर देंगे और मैं कल रकम लेकर सुबह कॉलेज में मिल जाऊंगा। भाई मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कोई दूसरा तरीका निकाल लें क्या? देख विकी, मेरी बात को समझ भाई। राघव ने विकी को किसी न किसी तरह अपनी बात मनवाकर उसे अपने ही घर से चोरी करने के लिए मजबूर कर दिया। रात में सब सो गए थे, केवल विकी को छोड़कर। विकी सोच रहा था कि वो कहीं गलत तो नहीं कर रहा है, पर अब क्या फायदा, क्योंकि रात के 12 बज गए थे और राघव भी काली कंबल ओढ़कर विकी के घर के बाहर पहुंच गया था। विकी भी घर से बाहर आया और उसने राघव से कहा, जल्दी चलो, सब लोग सो चुके हैं। बेहोश करने के लिए जो गोलियां मंगाई थी वो भी सभी के खाने में मिला दी थी, तो सभी अब गहरी नींद में सो रहे हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है। विकी राघव को चुपके से घर के भीतर ले गया। और उसे रकम देकर भगा दिया। ये कैसी दोस्ती हुई भला, जिसमें एक मित्र दूसरे मित्र को अपने ही घर में चोरी करने के लिए मजबूर कर दे। सुबह होती है और हम देखते हैं कि कॉलेज में राघव और विकी दोनों बहुत खुश हो रहे होते हैं। और तभी राघव बोलता है, अरे कल तो तुमने कमाल ही कर दिया भाई। भाई मुझे तो डर लग रहा है कि हम पकड़े न जाए। अगर पिताजी को पता चला तो घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। जब तिजोरी खोल के देखेंगे तो पता चल ही जाएगा। तो अब क्या करें? मैं तो कहता हूँ ये जेवर जहां से लिए थे वहीं रख देते हैं। तू पगला गया है? वापस रखने गए और पकड़ा गए तो फिर क्या होगा? हाँ तो फिर क्या करे? मेरे पास एक तरकीब है, देख, मना मत करना, ये फायदे की है और काम भी करेगी। हाँ तो किसका इंतजार कर रहा है, जल्दी बोल। राघव दिखता भले ही छोटा था, पर 1 नंबर का चोर था। विकी को अभी तक समझ में नहीं आया था कि उसका मित्र राघव कितना घटिया किस्म का आदमी है, जो उसे उसी के घर में चोरी करवाता है। राघव ने अपना षड्यंत्र विकी को बताया। तू समझ गया ना बात कि कैसे क्या करना है? हाँ मैं समझ तो गया हूं, पर मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। मैं तो कहता हूं ये रहने देते हैं। बेचारा मेरा भाई पहले ही इतनी मेहनत करता है, क्यों फालतू में उसे फंसाना। देख भाई, अगर तू ऐसा करेगा तो सारी जायदाद का तू अकेला वारिस होगा और तू अकेला ही राजा होगा सारी जमीन का। विकी राघव की चुपड़ी चुपड़ी बातों में आ जाता है, और क्योंकि वो अब पूरी तरह से फंस गया था, तो उसे डर के मारे कुछ सूझ भी नहीं रहा था। सुबह के 7 बजे थे। विकी अभी भी सो रहा था, क्योंकि विकी के आज कॉलेज की छुट्टी भी थी। पिताजी और जगत कब के जग चुके थे
माता मंदिर गई हुई थी और लक्ष्मी किचन में खाना बना रही थी। पिता ने जगत से कहा, जगत, खेत में काम कैसा चल रहा है? सब कुछ ठीक ही चल रहा है और मजदूरों के पैसे भी दे दिए हैं। अच्छा है, ऐसे ही माता रानी की कृपा बनी रहे हम पे बस। पिता ने अंगड़ाई लेकर कहा, चलो भाई, ये तो अच्छी बात है, वरना अनाज के व्यापार में दिक्कत हो जाती। चलो, मैं भी अब निकलता हूं कुछ पैसे और अनाज की बोरियां लेकर। मूलचंद अपने कमरे में तिजोरी से पैसे निकालने जाता है। पैसे लेते समय देखा तो उसे तिजोरी खाली खाली लगी और देखा तो तिजोरी से जगत की मां की रकम गायब थी। मूलचंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। पिता ने सभी को एक जगह इकट्ठा किया। सभी लोगों में नौकर चाकर, जगत, विकी, लक्ष्मी और अब तो मां भी पूजा करके आ गई थी, तो घर में मौजूद सभी लोग आ गए थे। पिता को एक आदमी कम लगा। पिता ने गुस्से में कहा, अरे ये रघु कहाँ मर गया? मैंने सभी लोगों को बुलाया था। साहब, रघु की मां बीमार है तो वो कुछ हफ्तों से काम पर नहीं आ रहा है। मूलचंद का गुस्सा 7वें आसमान पर था और घबराहट भी थी कि वो जगत से क्या कहेगा उसकी मां की रकम के बारे में। पिता ने नौकरों से पूछा, कल आखिरी बार मेरे कमरे की तरफ तुम में से कौन कौन आया था? और हाँ, बिल्कुल सच सच बताना, झूठ बोले तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। क्या बात है पिताजी, सुबह सुबह इतना क्यों भड़क रहे हैं? अभी तो सब ठीक था, अचानक क्या हुआ? अरे जगत, अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं? तुम्हारी मां की पूरी रकम चोरी हो गई है। क्योंकि रकम तो सारी तिजोरी में सुरक्षित पड़ी हुई थी, तो ऐसे कैसे कोई आंखें चोरी कर सकता है? घर में सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई और ललिता नौकरों की ओर चिल्लाकर बोली, अरे ओ कामचोरों, तुम लोगों को तो इस घर का सदस्य समझा था, पर तुम तो जिस थाली में खाते हो उसी में छेद कर रहे हो हैं? देखिए मालकिन, हम लोग गरीब जरूर हैं, पर हम चोरी जैसा गलत काम कभी नहीं कर सकते हैं। और रही बात सेठ जी के कमरे की, तो हम तो सब कल 6 बजे घर चले गए थे। यकीन न हो तो छोटी मालकिन से पूछ लीजिए। लक्ष्मी ने बताया कि नौकर कल 6 बजे अपने अपने घर चले गए थे, पर अभी भी पता नहीं चल रहा था कि चोरी किसने की थी। पिता ने कहा, नौकर कल काम पर नहीं थे तो चोरी किसने की? मौके का फायदा उठाते हुए विकी ने राघव द्वारा बताया हुआ षड्यंत्र रचा। अच्छा बड़े भाई, तुम ऐसी नीच हरकत कर सकते हो, कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। जगत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि विकी क्या कह रहा है। जगत तिलमिला उठा और बोला, अरे विकी, क्या हुआ भाई? किस बारे में बात कर रहे हो तुम? अच्छा, तो अब नाटक भी करना शुरू कर दिया तुमने। अरे तुम कल रात के 1 बजे पिताजी के कमरे की तरफ क्या कर रहे थे? कल रात? ये क्या बक रहे हो तुम? मैं तो कल जल्दी सो गया था। यकीन नहीं हो तो लक्ष्मी से पूछ लो। अरे भाई, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अब तो तुम्हें बड़ा भाई बोलने में भी शर्म आती है। तुम अपने ही घर में अपनी ही मां के जेवर चोरी कर लाए, केवल चंद मुट्ठी पैसों के लिए। छी छी छी। पिताजी, आप मेरी बात मानिए, जगत के यहां छानबीन कीजिए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तुम ये सब बकवास बंद करो। भला मुझे अपने ही घर में चोरी करने की क्या जरूरत पड़ गई, और वो भी अपनी ही मां के? अगर मुझे चाहिए होते तो मैं पिताजी से मांग भी सकता था। आखिर वो रकम मेरी ही मां की तो है। तुमने पैसों के लालच में आकर अपनी ही मां के जेवर चोरी कर लिए। पिताजी, आप समय बर्बाद मत कीजिए, मेरी बात मानिए और इसके कमरे की तलाशी लीजिए। घर के नौकरों को छोड़कर सभी लोग कमरे की तलाशी लेने चले गए। सभी तलाशी लेने जाते तो हैं, पर विकी सबसे आगे था, इसलिए उसने जाते ही इधर उधर ढूंढने के बजाय सीधे वहां ढूंढा जहां उसने आधी रकम रखी थी। रकम मिल गई, पर जगत और लक्ष्मी का दिमाग खराब हो गया कि रकम यहां क्या कर रही है। जगत हड़बड़ाता हुआ बोला, पिताजी, ये रकम यहां कैसे आई? मुझे कुछ पता नहीं है। बस जगत, बस, इससे आगे एक शब्द नहीं। तुम ऐसी हरकत करोगे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें इसकी क्या जरूरत आन पड़ी थी? पिताजी, मेरी बात को समझिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मुझे तो लगता है मुझे किसी ने फंसाने के लिए किया है। विकी ने जरूर मुझे फंसाने के लिए ये सब किया है, क्योंकि उसने कुछ महीने पहले मां से झूठ बोलकर डोनेशन के पैसे ले लिए थे। भैया, आपकी जुए और शराब की गंदी आदत ने आज आपको यहां लाके खड़ा कर दिया। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये छोड़ दीजिए, ये सब गलत काम है।
मूलचंद बहुत भड़क जाता है और पूछता है, जगत, तुम अब शराब भी पीने लगे हो? मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता हूं कि तुम ऐसे बन जाओगे। आज तुम्हारी मां जिंदा होती तो शर्म से उसका सिर नीचे झुक जाता। मूलचंद जगत से बहुत शर्मिंदा हुआ और रकम की पोटली देखी और बोला, जगत, ये तो आधी ही रकम है, आधी और रकम कहां गई? जगत कुछ बोलता उससे पहले विकी बोल पड़ा, पिताजी, आधी रकम तो बेच दी होगी ना, जुए में पैसे लगाने के लिए, और कहां जाएगी? जगत फिर से कुछ बोलता उससे पहले मूलचंद उसकी आवाज दबाते हुए बोला, क्या तुमने अपनी मां की आधी रकम बेच दी? अरे, तुमने ये भी नहीं सोचा कि वो तुम्हारी मां की आखिरी निशानी थी। तुमने चोरी की, यहां तक तो मैं बर्दाश्त कर लेता, पर तुमने वो रकम बेच दी, वो भी जुए में खर्च करने के लिए। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि तुम इतने नीच निकलोगे। पिताजी, मेरी बात तो सुनिए। बस बहुत हो गया, अब निकल जाओ मेरे घर से। जगत की पिता ने एक न सुनी, उसे और उसकी पत्नी को धक्के मारकर घर से बाहर निकलवा दिया। अब जगत और उसकी पत्नी सड़क पर थे। जगत को सब समझ आ रहा था कि उसके छोटे भाई ने उसे जायदाद से निकलवाने के लिए ये चाल चली थी, पर जगत ने खुद को संभाला और इधर लक्ष्मी ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया था, तो जगत ने उसे भी चुप कराया। शांत हो जाओ लक्ष्मी, अब रोकर अपना ये हाल बेहाल मत करो। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये आगे जाकर ऐसी समस्या खड़ी करेगा। अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो यही घर है और ये भी हमसे छीन लिया। देखो, अभी तो यहाँ से चलना ही उचित होगा। अब दोनों एक दूसरे को संभालते हुए पैदल चल दिए। कुछ देर चलने के बाद एक पेड़ के नीचे दोनों आराम करने बैठ गए। दोनों ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो पास ही के मंदिर में प्रसाद बट रहा था, तो जगत प्रसाद लेने चला जाता है। जगत प्रसाद लेकर लौट रहा था, तभी उस पर एक सेठ की नजर पड़ी, जिसका नाम हरिराम था। अब वो बुजुर्ग हो चुका था, तो वो धीरे धीरे जगत का पीछा करता है और देखता है कि वो और उसकी पत्नी दोनों एक पेड़ के नीचे प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। बुजुर्ग सेठ मन में बोलता है, ये तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है, लगता है पास जाकर देखना पड़ेगा। हरिराम पास जाता है और देखता है कि ये तो देवकी का बेटा जगत है। जगत बेटा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? क्या आप इन्हें जानते हैं? नहीं, मैं इनको नहीं जानता हूँ। कौन है आप काका? अरे काका नहीं, मामा बोल, डमरू। जगत को कुछ याद आता है और वो बोलता है, डमरू? अरे, पिताजी ने एक बार बताया था कि तुम्हारी माँ का एक मुंह बोला भाई है गांव में। हाँ, थोड़ा सा सटका हुआ है, पर ठीक है। तुम्हें वो प्यार से डमरू बुलाता था। जब समय मिले तब एक बार मिल लेना। अच्छा, तो ऐसे परिचित करवाया था तुम्हारे बाप ने मेरा? एक बार मिलने दो, फिर बताता हूं। खैर, जाने दो। तुम बताओ बेटा, तुम दोनों कभी दिखाई नहीं देते और अचानक वो भी ऐसी हालत में, क्या बात हुई? अरे मामा, आपको अब क्या बताऊं मैं? जगत अपने मुंह बोले मामा को सारी बात बताता है और हरिराम भी सुनकर अचंभित हुआ, पर उसने बात को समझा और बोला, मूलचंद स्वभाव में जरूर कड़वा है, पर वो कभी भी एक पक्ष में नहीं रहेगा। और जैसा कि तुमने अभी बताया कि ललिता के बेटे ने फटाक से रकम ढूंढ निकाली, इसे सुनकर ऐसा लगता है कि मानो सब पहले से तय था। मुझे ऐसा लगता है जगत तुम्हें फंसाया गया है ललिता के बेटे के हाथों। लक्ष्मी बोलती हैं, इनकी सौतेली माँ भी इन्हें पसंद नहीं करती थी, क्या पता दोनों की मिली भगत हो। जगत, तुम मेरी और भगवान की नजर में तो निर्दोष हो। आपने मान लिया, यही मेरे लिए बहुत है। आप चिंता मत कीजिए, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। आज जिन्होंने हमें आंखें दिखाई हैं, भगवान एक दिन उनकी आंखें जरूर झुकाएगा। चलो, भगवान ने आज मेरी एक और मदद कर दी। मैं अपने घर में अकेला ही रहता हूँ। अगर तुम लोग मेरे साथ रह लोगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मामा, आपने इस संकट की घड़ी में जो साथ दिया है उसे हम कभी नहीं भूल सकते। हरिराम जगत और उसकी पत्नी को अपने घर ले गया और अब तो चिंता की कोई बात भी नहीं थी, क्योंकि दोनों को रहने के लिए घर और भोजन मिल गया था।
जिस घर की जगत को तलाश थी वो उसे यहाँ आकर मिला, और दूसरी तरफ मूलचंद आग बबूला हो रहा था। मेरी बात कान खोलकर सुनो। आज जो भी हुआ वो इस घर के बाहर नहीं जाना चाहिए। मुझे तो पहले ही लगा था कि वो एक नंबर का चोर है। एक दिन हमारा बेटा डोनेशन के लिए पैसे क्या लेके गया, उसकी पत्नी मुझसे सवाल जवाब करने लगी। अच्छा हुआ उसे घर से निकाल दिया, वरना हमारा बेटा भी उनकी छाया में बिगड़ जाता। अरे तुम चुप हो जाओ और अपना काम करो जाके। भड़क क्यों रहे हैं? मैं तो आपकी तरफ ही बोल रही थी। मूलचंद को दुख तो बहुत था कि उसे आज अपने ही बेटे को घर से निकालना पड़ा, और उसे ऐसा लग रहा था कि मानो कोई अंदर से उसका कलेजा चीर रहा हो, और फिर उसने ये सब भुला देना ही उचित समझा। सुबह का समय था, 7 बजे थे। हम हरिराम के घर में देखते हैं कि हरिराम जगत को कुछ कह रहा था। मेरे पास तुम्हारे पिता जितनी जमीन तो नहीं है, पर थोड़ी बहुत जमीन है। तुम चाहो तो उस पर खेती कर सकते हो, बदले में आधी फसल तुम रख लेना। ये आप कैसी बात कर रहे हो मामा? आपने हमें रहने के लिए घर दिया और आप मुझे काम देकर आधी फसल भी दे रही हो। नहीं नहीं मामा, मैं आधी फसल नहीं ले सकता। तो ठीक है, तुम खेती का काम करो, मैं तुम्हें पैसे दे दिए करूंगा। अब तो ठीक है। हरिराम जगत को काम समझाकर मंदिर के लिए निकल पड़ता है। हरिराम के खेत पर 2 आदमी पहले से काम करते थे। उन दोनों ने जगत को देखकर बोला, अरे भाई नए आए हो? हाँ, पहले तो नहीं देखा है। अच्छा छोड़ो, पहले कहाँ काम करते थे भाई? जगत थोड़ा मजाक में बोला। अरे मालिक, क्यों गरीब का मजाक उड़ा रहे हो? वाह, सुनकर बहुत अच्छा लगा। जरा एक बार और कहना। अरे मालिक, इस गरीब पर थोड़ी दया कीजिए। तुम मुझे पसंद आए। तुम क्या कहते हो मंगू? देखो, पहले कहाँ काम करते थे, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, पर आज से तुम यहाँ हमारे साथ काम करोगे, ठीक है ना? चंगू मंगू ने जगत को अपने साथ काम पर रख लिया। जगत को भी दोनों साथी बहुत पसंद आ रहे थे। तीनों मन लगाकर खेत में काम करते और साथ में खाना खाते। अरे बस कर भाई, अब तो आ जाओ, थक गए होंगे। अब तो आराम कर लो हमारे साथ। हाँ बस आ रहा हूँ। यार चंगू, ऐसे आदमी को कोई काम से क्यों निकालेगा भला, जो इतना काम करता हो? हम सुबह 3 बार आराम कर चुके हैं, पर यह सिर्फ 1 बार हमारे साथ आराम करता है। जगत आराम करने के लिए आता है। तभी चंगू ने पूछा, एक बात तो बताओ जगत, तुमने पहले वाला काम क्यों छोड़ा? जगत के पुराने जख्म फिर से ताजा हो गए, पर उसने ऐसा बर्ताव किया कि मानो उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं था। कुछ नहीं, बस कम पैसे मिलते थे इसलिए छोड़ दिया। तो यहाँ कौन सी हीरे की खदान मिल जाएगी तुमको? बूढ़ा आदमी है, बस कब मर जाएगा किसी को पता नहीं। खैर, दोपहर हो गई है, खाना खाते हैं। तीनों अपना दोपहर का खाना खाने चल दिए, और ऐसे ही काम करते करते तीनों को महीनों बीत जाते हैं। और उधर बीते महीनों में विकी ने भी बहुत मौज मस्तियां की। और अब तो विकी पूरा नशेड़ी बन गया था। आंखें लाल लाल, आंखों के नीचे काले धब्बे। अब तो पक्का जुआड़ी भी लगता था। एक दिन ललिता पूछती हैं, बेटा तुझे क्या हो गया है आजकल? कॉलेज से घर आता है तो बस सो जाता है, और आंखें भी लाल पीली पड़ गई हैं। बहुत दुबला गया है, लगता है डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा तुझे। माँ सोच रही थी कि वो सुन रहा है, पर विकी की तो नशे से हालत खराब होने के कारण सोया पड़ा था। ललिता अपने कमरे की तरफ जाती है, और इधर जगत चंगू मंगू के साथ खेत में काम कर रहा था। यार मंगू, काश मेरी भी शादी हो गई होती तो कितना अच्छा होता है। भगवान, ये कैसा समय आ गया है, अब तो ऐसे लोग भी शादी की सोचने लगे हैं। गौर कलयुग, गौर कलयुग। तीनों हंसने लगते हैं। जगत को भी तीनों के साथ काम करके अच्छा लग रहा था, और कभी कभी लक्ष्मी भी हरिराम के साथ खेत पर आ जाया करती थी। इधर सब कुछ अच्छे से हो रहा था, पर मूलचंद के घर पे तो कुछ और चलने वाला था, क्योंकि रकम से जो पैसे आए थे वो तो सारे खर्च हो गए थे, और उसे तो नशे की बहुत गंदी आदत लग चुकी थी।
एक बार विकी कॉलेज में था, तभी राघव कहता है, अरे यार विकी, आज कल खर्चा नहीं हो रहा है, माल भी खत्म हो गया है, क्या करे। हाँ यार, मुझे तो अब चक्कर भी आते हैं। अब तो आदत लग चुकी है, एक दिन भी मानो तो पूरे साल जैसा लगता है। राघव, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये एक चालाक और लालची किस्म का आदमी है। 100 नीच मरते हैं तब ऐसा व्यक्ति पैदा होता है। राघव एक और गेम विकी के साथ खेलता है और राघव बोला, अरे यार विकी, मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया तरकीब है, प्लीज भाई मना मत करना। देख राघव, तू फिर से मुझे एक और नए लफड़े में मत डाल। पहले ही बहुत मुश्किल से बचा था, और अब एक और। नहीं भाई नहीं। अरे यार सुन तो ले एक बार, बहुत ही बढ़िया तरकीब है। अच्छा चल बोल। मैं ये कह रहा था कि तेरी सारी घर की जमीन के कागज तो होंगे ना घर में? हाँ हैं, पर तुझे उससे क्या? अरे बात तो सुन, तेरे घर की जमीन बहुत ही ज्यादा है। अगर क्या हो, हम तेरे घर की जमीन के कागज जुए में लगा देते हैं, क्या पता हम कब जीत जाए। और वैसे भी मुझे लग रहा है कि हम दोनों की किस्मत चमकने वाली है। अबे राघव, अपनी हद में रहकर बात कर। पिताजी की जमीन को दांव पर लगाने की बात करता है। अगर इतना ही शौक है तो अपने घर की जमीन लगाना दांव पे। अरे मैं लगा देता, पर मेरे पास जमीन ही नहीं है। मैं तो अनाथ हूँ, किराए के घर में रहता हूँ। और तुझे कौन बोल रहा है असली जमीन के कागज दांव पर लगाने की? हम उसकी डुप्लीकेट कॉपी दांव पर लगाएंगे। उससे ना जमीन जाएगी और ना ही धन। क्या पता रातों रात हमारी किस्मत चमक जाए। अरे यार, पहले रकम चोरी की और अब जमीन के कागज। अरे यार, ये तो हम गलत कर रहे हैं। अरे भाई, मेरी बात को समझ और ये बचपना छोड़। अब तू बड़ा हो गया है, खुद के फैसले लेना सीख। और वैसे भी अब तो सारी जमीन तो तुम्हारी है, तो अब किस बात का डर भाई। विकी राघव की बातों में आ जाता है। उसी रात जमीन के कागज भी चोरी कर लेता है। फिर सुबह पिता से हस्ताक्षर करवाने आता है। क्या बात है बेटा, इतना घबरा क्यों रहा है? और तेरी माँ बता रही थी कि तेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही, डॉक्टर को दिखा लाया? नहीं पिताजी, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ तो बताओ क्या काम है, क्यों आए हो? विकी थोड़ा घबरा जाता है। जी वो पिताजी, मेरे कॉलेज के फॉर्म में एक जगह साइन करने थे। ला दे, फिर मुझे और भी काम है। विकी जायदाद के कागज आगे करता है और पिता ने कहा, बेटा ये तो कोई फॉर्म नहीं लगता, तूने ध्यान से देखा है ना? क्योंकि बेटा मुझे तो अंग्रेजी नहीं आती है, और ये फॉर्म कम और किसी जमीन या लोन का कागज ज्यादा लग रहा है। विकी को पसीना आने लगा कि कहीं पिताजी को पता ना चल जाए। विकी बोला, अरे पिताजी, ये कॉलेज का फॉर्म ही है, इस बार थोड़ा अलग करके दिया है, आप तो बस साइन कर दो। ठीक है करता हूँ। आजकल कैसे कैसे फॉर्म आने लगे हैं, ला कहाँ करने हैं साइन? विकी पिता से साइन करवा लेता है। विकी साइन तो करवा लेता है, पर उसे अभी भी डर लग रहा था, क्योंकि ये कागज सारी जमीन और घर के थे। विकी जल्दी से कॉलेज के लिए निकल गया। कॉलेज में वो राघव से मिला। राघव और विकी ने तुरंत सेम टू सेम कॉपी करवाई और जुआ खेलने चले गए। अरे भाई, आज तो फुल लक है, आज तो हम बाजी मार लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता बोल राघव, कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। विकी जुए में अपनी सारी जमीन के कागज लगाता है। सामने वाले आदमी भी अपनी बराबर कीमत रखते हैं। पहली बारी तो विकी और राघव जीत जाते हैं, पर दूसरी बारी में हार जाते हैं। विकी सिर पकड़े हुए नीचे जमीन पर बैठ गया और विकी ने गुस्से में कहा, ये तूने क्या कर दिया राघव? अब मैं पिताजी को क्या मुंह दिखाऊंगा? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? विकी का रो रो के बुरा हाल था और राघव को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि मानो उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। फिर राघव बोला, अरे विकी, रो क्यों रहा है? खेल में तो हार जीत चलती रहती है, क्या तू भी इतने छोटी सी बात पर रोता है? हाँ भाई हाँ, मैं भी पागल हूं। ये कागज तो नकली थे, मैं भला क्यों परेशान हूं? हाँ, बात तो तुम्हारी सही है, पर सॉरी विकी, वो कागज में तुम्हें वापस नहीं दे सकता। विकी के पैरों तले जमीन खिसक गई और बोला, देख यार, अभी मजाक का समय नहीं है, मुझे वो जल्दी से जमीन के कागज वापस कर दे।
अले ले ले मेरे भोले पंछी, तो अभी तक समझा नहीं कि मैं क्या कह रहा हूं? ये सब एक प्लान था बदले का। विकी हक्का बक्का रह गया। विकी बोला, प्लान? मगर क्यों? मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। तुमने नहीं, तुम्हारे बाप ने। देखो तुम क्या बक रहे हो, मुझे नहीं पता। और तुम मजाक बंद करो और मुझे जल्दी कागजात वापस दो। मजाक? ये अभी भी तुम्हें मजाक लग रहा है? तुम्हारे बाप ने मेरे पिताजी की अनाज बाजार में बेइज्जती की थी। तुम्हारे बाप ने मेरे पिता को सभी के सामने बेइज्जत किया था। इसका बदला लेने के लिए मैंने तुम्हारे साथ दोस्ती की, तुम्हारी जमीन हड़पने के लिए। मैंने ये सब प्लान बनाया था। तुमने इतना बड़ा धोखा किया मेरे साथ, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अबे भूतनी के, अपनी माफी अपनी जेब में डाल दे और ये आंसू शाम तक बचा कर रख, क्योंकि शाम को तू और तेरा बाप दोनों बहुत रोओगे। राघव अपनी भयानक हंसी छोड़ते हुए वहां से चला गया। विकी दौड़कर घर के लिए निकल गया और घर पहुंचकर तुरंत अपने पिता को आवाज लगाने लगा। पिताजी, पिताजी, पिताजी। पिता और माता दोनों दौड़ते हुए आए और पूछा, क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रहा है? विकी ने पिता की ओर रोते हुए देखा और बोला, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। क्या हुआ बेटा, और माफी क्यों मांग रहा है? पिता ने विकी को शांत किया और फिर पूछा, अब बता क्या हुआ और इतना हाँप क्यों रहा है? पिताजी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने जो सुबह आपसे साइन करवाए थे वो कॉलेज के फॉर्म के नहीं थे। हाँ तो कोई बात नहीं बेटा, इसमें इतना घबराने वाली क्या बात है? हम तुझे कुछ बोल थोड़ी रहे हैं, तू चुप हो जा मुन्ना। पिता ने पूछा, तो सुबह किस पर साइन करवा कर ले गया था? पिताजी वो फॉर्म नहीं, पूरी जायदाद के कागज थे। ललिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। पिताजी पूछते हैं, जमीन के कागज? मगर तुम्हें जमीन के कागज की क्या जरूरत पड़ गई? विकी और कुछ बोलता उससे पहले बाहर से आवाज आने लगी, अरे ओ मूलचंद, बाहर निकल, घर से बाहर निकल। घर के सभी लोग बाहर निकल कर आए और देखा तो बाहर राघव और उसके पिता टिल्लू सेठ, जिसकी मूलचंद से दुश्मनी थी, दोनों बाहर खड़े थे। टिल्लू सेठ मूलचंद को देखकर बोला, अरे मूलचंद, तुझे शर्म आती है या नहीं? दूसरों की जमीन पर कब्जा करते हो। अपनी जुबान संभाल कर बात करो। और तुम हो कौन और क्यों चिल्ला रहे हो? तुमने मुझे नहीं पहचाना? तुमने मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती की, तुम्हें वो भी याद नहीं? अरे तुझ जैसे रोज मिलते हैं, किस किस को याद रखूं? लो लो, अरे जरा इसकी अकड़ तो देखो। पर कोई बात नहीं, अभी इसकी अकड़ निकालता हूं। मूलचंद को कुछ याद आता है और मूलचंद बोलता है, अच्छा अच्छा, तो तू वही है जो मुझे अनाज बाजार में मिला था। भाई मैंने तो वजन कम करने को ही तो बोला था, इतनी सी बात के लिए मेरे घर पैदल चलकर आ गए। अरे तुमने मुझे वजन कम करने के लिए तो बोला था, पर तुमने मुझे मोटा सांड भी बोला था। क्या तुम्हें याद नहीं? वो तो मैंने तुम्हें मोटा इसलिए बोला था क्योंकि तुमने उस बेचारे मजदूर के पेट पर लात मारी थी। जो गरीब के पेट पर लात मारता है उसे में तो क्या भगवान भी माफ नहीं करते हैं। जाओ, चले जाओ, नहीं मिलेगी माफी। माफी कौन मांगेगा, ये तो अभी पता चल जाएगा। टिल्लू ने जमीन के कागज निकाले और बोला, मेरे पास इस जमीन के कागज हैं और इसमें साफ साफ लिखा है कि ये जमीन मेरे नाम पर है। हाँ पिताजी, जिसने मुझसे जायदाद के कागज मंगवाए थे वो इन्हीं का बेटा है। क्यों सेठ, कैसी रही? बेटा ये तो अभी पता चल जाएगा। और विकी, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। अब ये आपस में खुसर फुसर करने से कुछ नहीं होने वाला। अब ये जमीन मेरी है और तुम लोग अपना बोरिया बिस्तर लेकर निकलो यहाँ से। बात आगे बढ़ती उससे पहले जगत वहां आ जाता है। जगत अपने साथ पुलिस और चंगू मंगू को भी लेके आया था। जगत बोला, इतनी भी क्या जल्दी है टिल्लू सेठ? इंस्पेक्टर साहब, यही दो बाप बेटे हैं, अरेस्ट कीजिए इन्हें। कांस्टेबल, अरेस्ट करो इन दोनों को। इन दोनों बाप बेटों के पिछवाड़े पर ऐसे डंडे मारना कि उनके पिछवाड़े टमाटर बन जाएं। इंस्पेक्टर साहब, पर हमने किया क्या है? हम तो अपनी जमीन का हिस्सा ले रहे हैं। यकीन ना हो तो जमीन के कागज देख लीजिए।
इंस्पेक्टर जमीन के कागज देखकर बोला, अरे जगत, जमीन तो इनके नाम है। अरे इंस्पेक्टर साहब, इनके पास जो कागजात हैं वो तो नकली हैं, असली तो मेरे पास हैं। ये देखिए। इंस्पेक्टर जगत के हाथ से कागजात को देखकर बोला, अरे हाँ, असली कागजात तो तुम्हारे पास हैं, तो उनके पास कौन से कागजात हैं? अरे उनके पास नकली कागजात हैं। जिसके यहाँ तुम नकली कागज बनवाने गए थे वो हमारे साथ मिला हुआ था। पर आपको पता कैसे चला? जरूर इसमें चंगू मंगू का हाथ होगा। सिर्फ हाथ नहीं टिल्लू सेठ, पूरे के पूरे हम ही थे, क्या समझे? पर भैया, आपको ये सब कैसे पता चला कि हमने जमीन के कागजात चोरी किए थे? बेटा, इसे ही नहीं, ये तो मुझे भी पता था। क्या आपको पता था? फिर भी आपने मुझे रोका नहीं, मगर क्यों? कभी कभी बेटे को कुछ सिखाने के लिए मजबूरन ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। हाँ, मुझे अंग्रेजी भले ही नहीं आती है, पर मैं इस टिल्लू जितना भी मूर्ख नहीं कि जमीन और फॉर्म के कागज में अंतर न समझ पाऊं। पर आप सबको ये कब पता चला? जगत बोला, ये उस समय की बात है जब मैं चंगू मंगू से मिला, जब हम खेत में काम कर रहे थे। एक बात तो बताओ जगत, तुमने पहले वाला काम क्यों छोड़ा? कुछ नहीं, बस कम पैसे मिलते थे इसलिए छोड़ दिया। तो यहाँ कौन सी हीरे की खदान मिल जाएगी तुमको? बूढ़ा आदमी है, बस कब मर जाएगा किसी को पता नहीं। खैर, दोपहर हो गई है, खाना खाते हैं। पर बूढ़ा कैसा भी है, पर उस सेठ से तो अच्छा ही है जिनके यहाँ हम काम करते थे। क्यों भाई, ऐसा क्या किया सेठ ने जो अचानक इतना गुस्सा आ गया? अरे हम पहले एक टिल्लू नाम के सेठ के यहाँ काम करते थे। उसने और उसके बेटे राघव ने धोखे से हमारी जमीन हड़प ली। राघव, ये नाम कहीं सुना सुना सा लग रहा है। जगत को समझ में आ रहा था कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि विकी के मित्र का नाम भी राघव था और उसे देखकर भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। और उससे मिलने के बाद ही विकी में बदलाव शुरू हुए थे। जगत ने पूछा, क्या तुम दोनों कल मेरे साथ चलोगे? चल तो लेंगे, पर काम कौन करेगा? क्या बात है जगत, कुछ खोए खोए से लग रहे हो। ये सब तो तुम्हें कल ही पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। कल तीनों भेस बदलकर उसी चाय की दुकान पे बैठे होते हैं और तीनों राघव और विकी के जाने का इंतजार करते हैं। तभी राघव दिखाई दिया और चंगू ने धीरे से बताया कि वो ही टिल्लू का बेटा है। और यही से हम लोगों ने तुम दोनों पर नजर रखना शुरू कर दिया था। पर मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि ये जमीन के कागज आपके पास क्या कर रहे हैं? विकी जो तुम्हारे साथ जुआ खेल रहे थे वो और कोई नहीं चंगू मंगू थे, जो भेस बदल कर आए थे। विकी अचंभित हो गया और दोनों बाप बेटों ने ये बात सुनी तो पैरों तले जमीन खिसक गई। क्यों भाई, कानून को नकली कागज दिखाते हो, कानून को मूर्ख समझते हो। अब तो उम्र कैद होगी कानून को गुमराह करने और नशा करवाने के जुर्म में। मूलचंद, मेरे भाई, मुझे बचा लो। मैं अपने किए की माफी मांगता हूं। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। मुझे और मेरे बेटे को बचा लो। टिल्लू, बात अगर मेरी जमीन की होती तो मैं तुम्हें माफ भी कर देता, पर तुमने लाखों किसानों का उनसे घर और उनकी जमीन उनसे छीनी है। तुम सोच भी नहीं सकते कि एक किसान पर क्या बीतती है। अगर तुम जैसे बुरे आदमी को मैं माफ कर दूंगा, पर ऊपर वाला तुम्हें कभी माफी नहीं देगा, और तुम जैसे पुरुष के साथ ऐसा ही होना चाहिए। टिल्लू और उसके नशेड़ी बेटे को पुलिस पकड़कर ले जाती है और फिर विकी बोलता है, पिताजी, भैया, मैं जानता हूं कि मैं माफी के लायक नहीं हूं, पर फिर भी मैं आपसे माफी मांगता हूं। मुझसे नहीं मंदबुद्धि, अपने बड़े भाई से माफी मांग। जगत बोला, मुझे पता है विक्की, तुमने ये सब बहकावे में आकर किया, और तुम तो मेरे भाई हो, तो मैं तुम्हें कैसे नहीं माफ करूं। लक्ष्मी, बेटा जगत, क्या मुझे भी माफी मिल सकती है? मैंने बचपन से तुझे कोसा है क्योंकि तू सौतेला था। मैं कितनी बड़ी मूर्ख थी कि मैं तुम्हें समझ नहीं सकी। अरे आप तो मेरी माँ हो, एक माँ भला अपने बेटे से माफी कैसे मांग सकती है? कोई बात नहीं माँ, आपको समझने में देर लगी पर समझ आया, यही बहुत है। सभी के चेहरे पर
वापस से खुशी देखने को मिलती है और टिल्लू जैसे अपराधी जेल में अपनी सजा काट रहे थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।